आज के इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने है कुछ हालिया खबरें और विश्लेषण जो भारत में हो रहे बदलावों और चुनौतियों की कई परतें खोलते हैं। मौसम के असर से जूझती खेती से लेकर पैसे के बाहर जाने के बदलते तरीकों तक, सरकारी कोशिशों से लेकर अदालतों पर बढ़ते बोझ और हाँ, नई तकनीक की उम्मीदों तक। हम 14 और 15 सितंबर 2025 की इन सुर्खियों से जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा कई अहम पहलुओं को छुएगी, जैसे कश्मीर में सेब की फसल पर जलवायु परिवर्तन का साफ असर दिख रहा है, फिर भारतीय कंपनियों का विदेशों में बढ़ता निवेश और उसके पीछे के कारण क्या हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी सरकारी योजनाओं का जमीनी असर क्या हो रहा है, न्यायपालिका के सामने जो लंबित मामलों का पहाड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अंत में एक दिलचस्प चीज, बांस जैसी चीज से ऊर्जा बनाने की नई पहल। हमारा मकसद रहेगा कि इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और समझ को सामने लाया जाए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कश्मीर से आ रही खबर से, जो काफी चिंताजनक लग रही है। लगता है इस साल के भारी मानसून और बाढ़ ने सेब की फसल पर बहुत बुरा असर डाला है। खबरों के साथ जो तस्वीरें आई हैं वो नुकसान की गंभीरता दिखाती हैं। सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि सुनने में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से जो सेब तोड़े गए थे वो मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाए और सड़ रहे। हाँ, ये बात सही है। और ये फसल के बाद का नुकसान, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जिसे कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हाँ, खासकर कश्मीर जैसे इलाके के लिए जहां सेब एक मुख्य फसल है। ये बहुत बड़ा झटका है किसानों के लिए। और कश्मीर तो भारत में सेब उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है। इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर आता है। और वैसे भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है सेब उत्पादन में। सेब, जैसा हम जानते हैं, एक टेम्परेट फल है, मतलब ठंडी शीतोष्ण जलवायु चाहिए इसे। तो ये हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में होता है, जहां तापमान करीब 21-24 डिग्री सेल्सियस रहता है, और मिट्टी इसके लिए दोमट, लोमी सॉइल जिसे कहते हैं, वो अच्छी रहती है। अच्छा। तो इस बार का जो अनियमित और भारी मानसून रहा, वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का ही असर है। और जहां तक मुझे ध्यान है, भारत सेब का निर्यात भी करता है और कुछ आयात भी होता है ना, तो ये व्यापार वाला एंगल इस स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है? सही कहा आपने। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, इनको सेब भेजता है, निर्यात करता है। और वहीं अमेरिका, ईरान, तुर्की, चिली जैसे देशों से आयात भी होता है। इस आयात को लेकर अक्सर घरेलू किसानों की तरफ से चिंताएं रहती हैं, विरोध भी होता है कई बार। हाँ, होता है। खासकर तब जब उनकी अपनी फसल बाजार में आ रही हो। तो अब इस मौसम की मार से अगर घरेलू उत्पादन कम होता है तो जाहिर है आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ेगा, कीमतें भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। और ये मुद्दा इतना रेलेवेंट है कि 2024 की यूपीएससी परीक्षा में भी इससे जुड़े सवाल थे। अच्छा। हाँ, एक सवाल इसी बात पर था कि क्या भारत अमेरिका से सेब आयात करता है, जो कि करता है जैसा हमने देखा। और दूसरा सवाल था जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जीएम खाद्य पदार्थों के आयात नियमों पर, जिसके लिए भारत में वो जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की मंजूरी जरूरी है। तो साफ है कि कश्मीर के सेब किसानों के लिए ये दोहरी मार जैसी स्थिति है। एक तरफ मौसम का कहर, दूसरी तरफ बाजार और व्यापार की अपनी जटिलताएं हैं। अच्छा, कृषि से हटकर अब अर्थव्यवस्था के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एक नया डेटा कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में जो निवेश किया जा रहा है, जिसे आउटवर्ड एफडीआई या ओएफडीआई कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में जा रहा है। ये वही देश है जहां टैक्स या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचने वाला है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 2024-25 में भारत से बाहर कुल 3,488 करोड़ का एफडीआई गया, और इसमें से करीब 60% यानी 1,946 करोड़ इन्हीं टैक्स हेवन देशों में निवेश हुआ है। इसमें सिंगापुर सबसे आगे है, करीब 22.6%। उसके बाद मॉरिशस है 10.9% और फिर यूएई 9.1%। इनके अलावा नीदरलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड ये भी लिस्ट में है। ये दिलचस्प है कि इतना पैसा टैक्स हेवन में जा रहा है, खासकर तब जब हम सुनते हैं कि सरकार पीएलआई जैसी योजनाओं से भारत में निवेश लाने की कोशिश कर रही है। क्या इन दोनों ट्रेंड्स में कोई विरोधाभास दिखता है, या इसके पीछे सिर्फ टैक्स बचाने से ज्यादा कुछ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, टैक्स बचाना, जिसे हम टैक्स इवेजन
या ज्यादा सही कहें तो टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। अवॉइडेंस, हाँ। वो निश्चित रूप से एक बड़ा मकसद है। कंपनियां कम टैक्स वाले देशों में अपनी सब्सिडरी बना लेती हैं या फिर राउंड ट्रिपिंग का रास्ता अपनाती हैं। राउंड ट्रिपिंग वो क्या है? राउंड ट्रिपिंग में मतलब पैसा पहले टैक्स हेवन भेजा जाता है और फिर वहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत वापस लाया जाता है, ताकि भारत के उन देशों के साथ जो दोहरे कराधान से बचाव समझौते हैं, DTA जिसे कहते हैं। अच्छा, DTA, उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन जैसा आपने पूछा, बात सिर्फ टैक्स की नहीं है। इन देशों में अक्सर नियम कायदे भी थोड़े कम जटिल होते हैं, फंड ट्रांसफर करना आसान होता है। कभी कभी तो वजह यह भी होती है कि जैसे अमेरिकी टैरिफ हैं, उनसे बचने के लिए कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस ही इन देशों में शिफ्ट कर देती हैं। एक और चीज जो डेटा में दिखती है वो ये कि ज्यादातर निवेश सीधे सब्सिडरी खोलने के बजाय जॉइंट वेंचर्स मतलब जेवीज के जरिए हो रहा है। तो इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं? मतलब चिंता की मुख्य वजहें क्या हैं यहाँ? देखिए, सबसे सीधी चिंता तो भारत सरकार के लिए टैक्स राजस्व का नुकसान है, सीधा सीधा। अगर मुनाफा टैक्स हेवन में दिखाया जाएगा तो भारत को उस पर टैक्स कैसे मिलेगा? सही बात है। दूसरी चिंता राउंड ट्रिपिंग की है, क्योंकि इससे फंड का असली स्रोत छुपाया जा सकता है, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और ये जो DTA समझौते हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह भारत के अपने FDI और टैक्स नियमों की जटिलताओं पर भी एक तरह से सवाल उठाता है कि भाई क्यों कंपनियां बाहर जाने के रास्ते ढूंढ रही हैं। हालांकि RBI और SEBI मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पर नजर तो रखते हैं, लेकिन लगता है कि नियमों में कुछ ऐसी गुंजाइशें हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है। ये ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सहयोग की चुनौतियों को भी दिखाता है। हमने आउटवर्ड FDI की बात की, थोड़ा सा FDI की जो अवधारणा उसे और स्पष्ट कर लेते हैं, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो शायद इसे और बेहतर समझना चाहें। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मूल रूप से क्या है? हाँ, तो FDI मतलब जब कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी बिजनेस में हिस्सेदारी या नियंत्रण पाने के इरादे से निवेश करती है। तकनीकी परिभाषा देखें तो ये किसी लिस्टेड भारतीय कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर वाली हिस्सेदारी खरीदना हो सकता है, या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी निवेश करना। भारत में FDI आने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट। हाँ, इसमें ज्यादातर क्षेत्रों के लिए सरकार या RBI की पहले से अनुमति नहीं चाहिए, जैसे कृषि, कोल माइनिंग, टेलीकॉम के कई हिस्से। करीब 90% FDI इसी रास्ते से आता है। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। यहाँ कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया। अच्छा, उनमें निवेश के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। और हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ FDI बिल्कुल बैन है, प्रतिबंधित हैं, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस। पिछले कुछ समय से ग्रॉस FDI और नेट FDI को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि नेट FDI कम हो रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है और क्या नेट FDI का कम होना वाकई चिंता की बात है? हाँ, ये समझना जरूरी है। ग्रॉस FDI वो कुल रकम है जो विदेशी निवेशक भारत में लाते हैं। नेट FDI निकालने के लिए इस ग्रॉस रकम में से दो चीजें घटानी पड़ती हैं। हाँ। पहला, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किया गया निवेश, यानी वही आउटवर्ड FDI जिसकी हमने अभी बात की। हाँ। और दूसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से अपना पहले का निवेश वापस ले जाना। इसे रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आउटवर्ड FDI बढ़ रहा है या विदेशी कंपनियां अपना पैसा वापस निकाल रही हैं, तो नेट FDI कम दिख सकता है, भले ही ग्रॉस इनफ्लो मतलब आने वाला पैसा ठीक ठाक हो। अच्छा, मतलब ये नेट फिगर पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल, इसलिए नेट FDI का कम होना अपने आप में खतरे की घंटी नहीं है। हमें ग्रॉस इनफ्लो और उसके कारणों को देखना होता है। और FDI अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये नॉन डेट कैपिटल लाता है, मतलब ये कर्ज नहीं होता, और अक्सर अपने साथ नई टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स और हाँ, रोजगार के अवसर भी लाता है। और ये FPI से कैसे अलग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसका जिक्र अक्सर शेयर बाजार के साथ होता है? जी, मुख्य अंतर निवेश की प्रकृति और उसकी अवधि में है। FDI आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है। इसका मकसद कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सेदारी या नियंत्रण पाना होता है, और ये अक्सर जमीन, फैक्ट्री, मशीनरी जैसी वास्तविक संपत्तियों मतलब टैंजिबल एसेट्स में लगता है। वहीं FPI ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है। ये मुख्य रूप से शेयरों और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों, फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश होता है, और इसका मकसद सिर्फ ब्याज या मुनाफा कमाना होता है। और इसे जल्दी ही निकाला जा सकता है? हाँ, FPI निवेशक आमतौर पर कंपनी के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं होते और अपना पैसा जल्दी निकाल सकते हैं।
वॉलेटाइल होता है। इसीलिए एफडीआई को अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा स्थिर और फायदेमंद माना जाता है। यूपीएससी ने भी 2020 और 2011 में इन्हीं बारीकियों पर सवाल पूछे थे, जैसे एफडीआई का नॉन डेट क्रिएटिंग होना और उसका किसी खास सेक्टर या कंपनी को टारगेट करना। एफडीआई और ओएफडीआई की इस चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब सरकार की एक पहल पर आते हैं, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से जुड़ी है, पीएलआई स्कीम। हाल ही में खबर आई कि सरकार ने व्हाइट गुड्स यानी एसी, फ्रिज, एलईडी लाइट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन करने की विंडो फिर से खोल दी है। ये स्कीम काफी चर्चा में रही है ना? जी हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी और ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। इसका मूल सिद्धांत मतलब फंडा बहुत सरल है। क्या है? आप भारत में उत्पादन बढ़ाएं, अपनी बिक्री में वृद्धि दिखाएं जो इंक्रीमेंटल सेल्स होती हैं, और सरकार आपको उस बढ़ी हुई बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत इंसेंटिव मतलब आर्थिक प्रोत्साहन देगी। लक्ष्य साफ है, आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और रोजगार पैदा करना। क्या ये स्कीम सिर्फ भारतीय कंपनियों तक ही सीमित है या विदेशी कंपनियां जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं वे भी इसका लाभ उठा सकती हैं? नहीं, और यही इसकी एक खास बात है। ये स्कीम भारत में रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी के लिए खुली है, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि उत्पादन भारत में होना चाहिए। आज ये स्कीम लगभग 14-15 अलग-अलग क्षेत्रों में लागू है। इसमें मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो कंपोनेंट्स, ड्रोन, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। और व्हाइट गुड्स मतलब एसी और एलईडी लाइट्स के लिए जो विंडो अभी खुली है वो स्कीम 7 साल के लिए है, 2021-22 से 2028-29 तक, और इसका कुल बजट करीब 6,23,800 करोड़ रुपए रखा गया है। क्या इस स्कीम की सफलता का कोई ठोस उदाहरण है जिससे पता चले कि ये वाकई काम कर रही है? क्योंकि अक्सर ऐसी योजनाओं के नतीजों पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। पीएलआई स्कीम लागू होने से पहले 2017-18 में भारत मोबाइल फोन का नेट आयातक था, मतलब हम आयात ज्यादा करते थे, निर्यात कम। लगभग $3.3 बिलियन का व्यापार घाटा था उस वक्त। लेकिन पीएलआई की मदद से 2022-23 तक भारत मोबाइल फोन का नेट निर्यातक बन गया, लगभग $9.8 बिलियन का व्यापार सरप्लस। अरे वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। जी, जाहिर है इसमें सिर्फ पीएलआई का ही योगदान नहीं है, और भी कारण है, लेकिन इस बदलाव में स्कीम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पता चलता है कि सही तरीके से लागू होने पर यह स्कीम कितनी प्रभावी हो सकती है। और जैसा आपने पूछा था, यूपीएससी ने 2023 में यह सवाल पूछा भी था कि क्या विदेशी कंपनियां पीएलआई का लाभ ले सकती हैं? हाँ। और जवाब हाँ था। अब देखना होगा कि व्हाइट गुड्स सेक्टर में ये कितनी सफल होती है। तो जहां एक तरफ पीएलआई जैसी स्कीमें अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को गति देने का प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की न्याय व्यवस्था एक अलग तरह की चुनौती से जूझ रही है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, 88,417। ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, और चिंता की बात यह है कि ये संख्या लगातार बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, उसके अनुसार इस साल यानी 2025 में अब तक 52,630 नए मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हैं, जबकि इसी दौरान केवल 46,309 मामलों का निपटारा हो पाया है। ओह, मतलब जितने आ रहे उतने निपट नहीं रहे। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि निपटारे की दर, डिस्पोजल रेट, फाइलिंग की दर से कम है, तो बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। और ये स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी स्वीकृत क्षमता यानी 34 जजों के साथ काम कर रहा है। और हाल के मुख्य न्यायाधीशों ने, जैसे जस्टिस गवई, चंद्रचूड़, खन्ना, इन्होंने लंबित मामलों को कम करने के लिए काफी प्रयास भी किए हैं, छुट्टियों में भी काम करने जैसे। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है। हाई कोर्ट्स में लगभग 62 लाख और निचली अदालतों में तो 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। 5 करोड़? जी हाँ, और इनमें लाखों केस 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इतने बड़े पैमाने पर केस पेंडिंग क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या समझ आते हैं? क्या गड़बड़ है? देखिए, इसके कई कारण हैं जो मिलकर इस समस्या को इतना गंभीर बनाते हैं। पहला, नए केस फाइल होने की दर बहुत ज्यादा है, खासकर महामारी के बाद इसमें और तेजी आई है। दूसरा, जजों की संख्या अपर्याप्त है। आप सोचिए, 1.4 अरब की आबादी वाले देश के सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ 34 जज। सिर्फ 34? जी। विधि आयोग, लॉ कमीशन ने तो बहुत पहले जजों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए 50 से ज्यादा जजों का सुझाव था। तीसरा, एक अपील कल्चर भी है हमारे यहाँ। मतलब निचली अदालतों के फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्रक्रियात्मक देरी होती है,
स्थगन बहुत लिए जाते हैं, एडजॉइंटमेंट्स, और बुनियादी ढांचे की कमी भी है। एक अनुमान है कि हर जज पर सालाना 2500 से ज्यादा केस निपटाने का दबाव होता है। इसका असर तो बहुत व्यापक होता होगा ना, न सिर्फ उन लोगों पर जिनके केस अटके हैं, बल्कि पूरे सिस्टम और देश पर भी। निश्चित रूप से सबसे सीधा और मानवीय असर तो यही है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, ये कहावत तो है। अब लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता है। आर्थिक रूप से देखें तो जब कंपनियों के या व्यापार से जुड़े मामले सालों साल अटके रहते हैं, तो इससे व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो प्रभावित होती है। आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं। पीड़ितों को, चाहे वे आपराधिक मामलों के हों या दीवानी मामलों के, उन्हें न्याय के लिए अनथिन इंतजार करना पड़ता है। और ये अदालतों की अपनी कार्यक्षमता पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। तो फिर समाधान किस दिशा में देखे जा सकते हैं? क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने चाहिए? समाधान भी कई स्तरों पर देखने होंगे। पहला तो स्पष्ट है, जजों की संख्या बढ़ाना, जैसा विधि आयोग ने सुझाया था, खासकर निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स में। दूसरा, अदालती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, गैर जरूरी स्थगन को कम करना। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक विवाद समाधान, जिसे एडीआर कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर, हाँ। उसके तरीकों जैसे मध्यस्थता और सुलह, आर्बिट्रेशन, को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना, ताकि हर छोटा बड़ा विवाद सीधे कोर्ट में ना जाए। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी जरूरी है, जैसे ई-फाइलिंग को और आसान बनाना, केस लिस्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद लेना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को और प्रभावी बनाना। इन सभी पर काम तो हो रहा है, लेकिन शायद गति और पैमाने को बढ़ाने की जरूरत है। न्याय व्यवस्था की इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो भविष्य की ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी है, और इसमें एक सकारात्मक पहलू दिखता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। ये वही इथेनॉल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है, E20 फ्यूल लक्ष्य के तहत। जी हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण और भविष्योन्मुखी कदम है। इथेनॉल, जिसे हम बायोफ्यूल भी कहते हैं, वो पारंपरिक रूप से तो गन्ने के शीरे या मक्के से बनता है। इसे फर्स्ट जनरेशन या 1G बायोफ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये खाद्य फसलों पर आधारित है। अच्छा, 1G। हाँ, बांस से इथेनॉल बनाना सेकंड जनरेशन यानी 2G बायोफ्यूल की श्रेणी में आता है, क्योंकि बांस एक गैर खाद्य बायोमास है। इसका बड़ा फायदा ये है कि ये खाद्य सुरक्षा पर कोई दबाव नहीं डालता, जैसा कि गन्ने या मक्के के इस्तेमाल से हो सकता है। साथ ही ये भारत की कच्चे तेल के आयात से निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद कर सकता है। और दावा तो ये किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल प्लांट है जो सीधे बांस का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाएगा। बांस का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए, ये सुनने में थोड़ा नया लगता है। बांस का इतना महत्व क्यों है, खासकर पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में? देखिए, भारत दुनिया में चीन के बाद बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और देश के कुल बांस उत्पादन का लगभग 66% हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों से ही आता है। 66%? जी हाँ, काफी ज्यादा है। जी हाँ। बांस इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 2017 में सरकार ने एक बहुत अहम नीतिगत बदलाव किया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों, मतलब नॉन फॉरेस्ट एरियाज में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया था। अच्छा, उसे पेड़ नहीं माना जाता अब? गैर वन क्षेत्रों में उगे बांस को। इससे पहले बांस को काटने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट की जरूरत होती थी, जो किसानों के लिए बड़ी बाधा थी। इस बदलाव के बाद किसानों के लिए बांस उगाना, काटना और बेचना बहुत आसान हो गया है। इससे पूर्वोत्तर के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिली है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर जैसा लगता है। क्या बांस का उपयोग सिर्फ इथेनॉल बनाने तक ही सीमित है, या इसके और भी फायदे हैं? नहीं, बांस तो एक बहुउपयोगी पौधा है। इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। इस प्लांट में इथेनॉल के साथ साथ कुछ सह उत्पाद, मतलब बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, जैसे एसिटिक एसिड, जो केमिकल और फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फरफ्यूरल है, एक केमिकल जो प्लास्टिक वगैरह में काम आता है। और फूड ग्रेड लिक्विड CO2, जो पेय पदार्थों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, कई चीजें बनेंगी। जी, इसके अलावा बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में भी इसे पेड़ों से ज्यादा प्रभावी माना जाता है। पूर्वोत्तर में सालाना लगभग 5 लाख टन हरा बांस काटा जाता है, और अकेले असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बांस का योगदान सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का बताया जाता है।
सरकार बांस की खेती और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन भी चला रही है और बांस प्लांटेशन और प्रोसेसिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की भी अनुमति है। तो ये इथेनॉल प्लांट इस पूरी वैल्यू चेन को और मजबूत करेगा। तो आज की चर्चा में हमने कई अलग-अलग लेकिन अहम मुद्दों पर गौर किया। कश्मीर में मौसम की मार झेलते सेब किसान, भारतीय पूंजी का टैक्स हेवन की ओर प्रवाह और उसके पीछे के जटिल कारण, पीएलआई जैसी सरकारी योजनाओं की क्षमता और चुनौतियां, न्यायपालिका पर बढ़ता मुकदमों का बोझ और उसके समाधान की जरूरत, और अंत में बांस जैसे स्थानीय संसाधन से ऊर्जा और आर्थिक विकास की नई संभावनाएं। बिल्कुल सही कहा। हर विषय अपने आप में गहरा है और भारत की वर्तमान स्थिति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, आर्थिक बदलाव हैं, संस्थागत दबाव हैं और नवाचार की तलाश भी है। आज की बातचीत से एक विचार जो मेरे मन में उभर रहा है, वो बांस वाले उदाहरण से जुड़ा है। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से नीतिगत बदलाव ने, मतलब बांस को पेड़ न मानने वाले नियम ने, उसकी खेती और उपयोग को कितना बढ़ावा दिया। हाँ, ये बात तो है। का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्हें अनलॉक करने के लिए, उनकी क्षमता को बाहर लाने के लिए और किस तरह के नीतिगत या तकनीकी नवाचारों की जरूरत हो सकती है, यह सवाल सतत विकास और आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ने के लिए काफी प्रासंगिक हो सकता है। वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और स्रोतों की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।